I request now Mr. Girish Khanna to come here and welcome Dr. Harsh Bhardwaj. आज हम थोड़ा सा स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने आमतौर पे बहुत सुना है कि लकवा लग गया, किसी को फालिश लग गई, तो आज हम जानेंगे कि वो क्या होता है और उसके लिए हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने की जरूरत होती है, हम इसको कैसे बचा सकते हैं और अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए तो हमें आगे क्या स्टेप लें। तो दो तरीके के स्ट्रोक होते हैं। एक तो होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन के अंदर ब्लड का क्लॉट जम जाता है। दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसमें पे एक ट्रेन की पटरी, रेल की पटरी है, उसके ऊपर ट्रेन खाना लेके जा रही है, लेकिन बीच में किसी ने पत्थर डाल दिया, तो अब क्या होगा कि ट्रेन जा नहीं पाएगी वहां पे और गांव वालों को खाना नहीं मिलेगा, तो गांव पूरा भूखा मर जाएगा। तो फर्ज कीजिए कि ये विलेज हमारा ब्रेन है, हमारा जो ये ट्रेन का ट्रैक है हमारी ब्लड वेसल है, जो ट्रेन है वो हमारा ब्लड है और जो ये पत्थर है ये क्लॉट है। तो सेम ब्रेन के साथ ही होता है। अगर जो कोई क्लॉट बीच में फंस गया तो ब्रेन के उस हिस्से को जहां पर वो आर्टरी जारी होगी उसको ब्लड नहीं मिलेगा और वो ब्रेन का हिस्सा जो है निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बेसिस पे कि कौन सा हिस्सा निष्क्रिय हो रहा है, पेशेंट को सिम्टम आते हैं। जैसे कुछ पेशेंट को तुतलापन होता है, बोलने में दिक्कत होती है, एक हाथ पैर कमजोर होने लगता है, चेहरा टेढ़ा होने लगता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रेन का हिस्सा इफेक्टेड है और कौन सी ब्रेन की आर्टरी में ब्लॉकेज है। इसको हम बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक। सेकेंड वाला सेम डायग्राम में आप इमेजिन करो कि ब्रेन जो पटरी है वो टूट गई। जब पटरी टूटेगी तो उसके ऊपर की जो ट्रेन है वो इधर उधर फैल जाएगी, साथ का जो खाना हो वो सारा फैल जाएगा। तो सेम आप एनालॉजी अगर इमेजिन करें कि जो आर्टरी है, आर्टरी सपोज फट गई, आर्टरी फट गई तो क्या होगा कि आसपास का जो ब्लड होगा वो सारा ब्रेन में फैल जाएगा। ब्रेन में जब ब्लड फैल जाएगा तो उससे ब्रेन का प्रेशर बढ़ेगा, जिससे आगे जाके काफी प्रॉब्लम्स होती है। हालांकि हम आज हेमरेज के बारे में या उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम मेन बात करेंगे इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में, ब्रेन क्लॉट के बारे में। तो यही सेम डायग्राम अब अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं, जैसे ये आर्टरी है, आर्टरी ब्लड लेके जा रही है और ये जो गाढ़े रंग का इसमें आपको डार्क रेड दिख रहा है वो ब्लड क्लॉट है। तो इस तरीके का क्लॉट होता है जो आर्टरी में फंस जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कुछ समय के लिए कट ऑफ हो जाती है। उसकी वजह से हमें सारे के सारे सिम्टम्स आते हैं। अब स्ट्रोक के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहले क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब ये कहा गया है कि दो तरीके के रिस्क फैक्टर होते हैं, एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। अगर हम आम भाषा में बात करें तो फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज स्ट्रोक की प्रोपेंसिटी जो होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी आर्टरीज बूढ़ी होने लगती हैं, हमें स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारी फैमिली में किसी को पहले स्ट्रोक हो चुका है और उसका कुछ जेनेटिक कारण रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रोक का जेनेटिक कारण भी होता है, हालांकि बहुत कॉमन नहीं है वो, तो उसके अंदर भी हमें स्ट्रोक होने की जो वो प्रोपेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर अगर हमें है, हम उसको कंट्रोल में नहीं रखते हैं, हम डायबिटिक हैं, हम उसको कंट्रोल में नहीं रखते हैं, हम चिकना खाना बहुत खाते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारा चेक में नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा वजन ज़्यादा है, तो ये सारे के सारे हमारे स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर है तो ये मत सोचिए कि अभी तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई क्यों खानी। तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आगे जाके वो आपके हार्ट के लिए भी भारी पड़ सकता है और ब्रेन के लिए भी भारी पड़ सकता है। ब्रेन में प्रॉब्लम ये होती है कि ब्रेन में एक स्ट्रोक एक बार हो गया, कोई डेफिसिट आ गया और आप टाइम पे नहीं गए, तो फिर वो आप परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है। हार्ट में तो चलो आपको हार्ट अटैक हुआ, अगर आपको थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, आप एक दिन बाद भी जाते हैं, तब भी आपकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो सकती है, लेकिन ब्रेन आपको टाइम नहीं देता है। बहुत छोटा सा एक विंडो पीरियड होता है जो हमें ब्रेन देता है। अगर हम उसके अंदर ही आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल चले जाते हैं तो हम अपने आप को वो जो पैरालिसिस का जो आफ्टर इफेक्ट्स है उससे बचा सकते हैं। वो क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा यही वो सारे रिस्क फैक्टर हैं। अगर हाई रिस्क फैक्टर की बात करें तो हमारा ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, हम स्मोकिंग करते हैं, हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती, हम ओवरवेट हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पहले से हमारी स्ट्रोक की हिस्ट्री रही है, तो ये सारे जो मैं रिस्क फैक्टर बता रहा था, ये सारे वही रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे को स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये एक एक्रोनिम है जो बहुत ज़रूरी है कि हम याद रखें। इस एक्रोनिम को बी फास्ट बोलते हैं। बी का मतलब है बैलेंस। अगर किसी पेशेंट कोई कहता है कि मुझे अचानक से, अभी तो मैं ठीक था, मैं इम्बैलेंस होने लग गया हूँ, मेरे से लड़खड़ाहट हो रही है, मेरे से चला नहीं जा रहा। सेकंड होता है ई मतलब आई। अगर कोई आदमी अभी तो नॉर्मल देख पा रहा है, अचानक से कह रहा है कि मुझे धुंधलापन हो गया है, मुझे आंख के सामने कुछ नहीं दिख रहा है, या मुझे डबल दिखने लग गया। एफ का मतलब होता है फेस। अभी नॉर्मल बात कर रहे थे, आपको रियलाइज हुआ शीशे में देखने एक तरफ का चेहरा
खिंच रहा है, या आपके फैमिली वालों ने, आपके फ्रेंड ने, किसी ने बोला है कि मुंह टेढ़ा लग रहा है। ए का मतलब होता है आम, आप अभी तो सब कुछ कर रहे थे, अब अचानक से आपने नोटिस किया कि मैं गिलास उठा रहा हूँ, मुझसे ताकत नहीं लग रही, या मैं चाबी नहीं घुसा पा रहा अपनी उसमें गाड़ी में या घर में। एस का मतलब होता है स्पीच, या तो आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, तुतला करके आप बोल रहे हैं, या फिर जो आप बोलना चाहते हैं वो आप बोल नहीं पा रहे, आपके दिमाग में थॉट सारे आ रहे हैं बट आप उसको अपने शब्दों में नहीं कर पा रहे। तो ये सारे हमारे स्ट्रोक के इंडिकेटर होते हैं। तो इस टी का मतलब तो टाइम, अगर ऐसा कुछ होता है आप समय से हॉस्पिटल पहुंचे। तो बी फास्ट एक्रोनिम जो है वो हमें सबको याद रखना है, क्योंकि इससे हम अपने अंदर भी अगर कभी स्ट्रोक के लक्षण आ रहे हो या हमारे घर के आसपास किसी को आ रहे हो तो वो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उसको पेशेंट को सही समय पे घर पहुंचा सकते हैं, हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। तो अब वो समय क्या है, विज्ञान ये कहता है कि अगर 4.5 घंटे के अंदर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं खून पतला करने का, स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन होता है, जिससे जहाँ पर भी जो क्लॉट हमारा है वो घुल के निकल जाता है। तो अगर 1 मिनट की भी देरी का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन के 2 मिलियन न्यूरॉन्स मर रहे हैं। तो हमें वेट नहीं करना कि क्या पता अपने आप ठीक हो जाए, या हाथ ऐसे ही सुनना हो गया होगा, झटक लेते हैं, शुगर है उस वजह से हो गया होगा, नहीं अभी तो ठीक बोल रहे हो, तुतलापन नहीं लग रहा, पहले लग रहा था अब ठीक है। तो ये सब चीजें हमें चांस पे नहीं छोड़नी, क्योंकि ब्रेन अनफॉरगिविंग है। अगर कहीं पर भी हमें ऐसा सिम्टम लगता है, चाहे वो फॉल्स अलार्म भी हो, तुरंत अस्पताल जाएं और आप अपने डॉक्टर से, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, ताकि वो ये देखे कि आपको स्ट्रोक तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वाकई में स्ट्रोक हो रहा है और 4.5 घंटे के अंदर अगर आप पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, तो उसको घोल के आप पूरी तरीके से उस डेफिसिट को आप ठीक कर सकते हैं। 2 चीजें। तीसरी चीज ये है कि आजकल हमारे पास बहुत ज्यादा और टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि अगर सपोज हम इंजेक्शन से वो क्लॉट को घोल ना पाए तो हम तार के जरिए उस क्लॉट तक पहुंच के उस क्लॉट को ही पूरा खींच के हटा देते हैं। तो ये काम भी हम 6 से 9 घंटे के अंदर अगर किया जाए तो बेटर बेनिफिट होता है पेशेंट को। तो 100 बात की एक बात यही है कि आप आइडेंटिफाई करके समय से अगर पहुंचेंगे तो आपको बेटर ट्रीटमेंट मिल पाएगा, और आपके आगे का जो विकार अगर बॉडी में उससे होना होगा, जो मॉर्बिडिटी होनी होगी, उसको हम बहुत हद तक बचा सकते हैं। थैंक यू। मतलब कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि आपकी आंख एक तरफ घूम नहीं रही है। वो क्यों नहीं घूम रही? क्योंकि हमारे जो ब्रेन के सेंटर हैं, जो हमारे आई गेज सेंटर्स हैं, वहां पर ब्लड नहीं जा रहा है। तो दिस मींस दिस इज आल्सो एन इंडिकेटर ऑफ स्ट्रोक। अभी रिसेंटली वी हैड वन जेंटलमैन who had all these symptoms and he had a stroke and we thrombalized him और उनका पूरा करेक्ट हुआ। हेड इंजरी के सिक्वेली बहुत कॉमन होते हैं। अभी तो ऑल डिपेंड ऑन कि कहाँ हेड इंजरी हुई, क्या था, उसके क्या सिक्वेली हुआ, तो वो सब उसकी वजह से होता है। दैट इज नॉट स्ट्रोक। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज हैपनिंग सडनली इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल हु हैज बीन सिटिंग नॉर्मली, ईटिंग नॉर्मली। अगर आप गाड़ी से बैठे हैं और आपकी सडन हो गया और चक्कर आ गया, इसका मतलब ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो रहा है। तो आपको हमेशा, अगर आप बीपी की दवाई खाते हैं, आपकी एज ज्यादा, तो सबसे पहले आप एकदम से ना उठ के खड़े हो, आप आराम से उठ के खड़े हो। और ये अगर आप डायबिटिक हैं तो ये एक तरीके की न्यूरोपैथी होती है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं, उसका भी इंडिकेटर हो सकता है। तो आपको हमेशा जब भी आप उठ के खड़े हो रहे हैं, यू थिंक अबाउट इट एंड स्लोली गेट अप, स्पेसिफिकली इफ यू आर एजेड और इफ यू आर अ डायबिटिक और इफ यू हैव बीन टेकिंग मेडिकेशन फॉर ब्लड प्रेशर। हाँ, तो वो सर बेसिकली क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना, हमारे ब्रेन के अंदर एक ऑटोनॉमिक रेगुलेशन सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो एक लेवल पे बना के करता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, उसको समझ में नहीं आता है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की मैं खड़ा हो गया हूँ या मैंने करवट बदल ली, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अचानक से बीपी फॉल करता है, उसमें आपको ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये हमेशा नहीं है, ये हर बार हो, ये कभी कभी भी हो सकता है जिस दिन हुआ हो उस दिन आपने खाना ठीक से ना खाया हुआ हो, आपने पानी ठीक से ना पिया हो, एक रात पहले आपकी नींद पूरी ना हुई हो, तो ये सारी चीजें इसको बढ़ा सकती हैं। तो अगर थोड़े और टाइम के लिए, अगर सपोजिटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो ब्रेन संभाल लेगा। अगर वो थोड़ा और टाइम के लिए अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ब्रेन स्विच ऑफ हो जाता है एकदम से, तो इसलिए आपको बेहोशी आती है, सिनकोप बोलते हैं। जब हमारे ब्रेन को थोड़े टाइम के लिए ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन एकदम से शट डाउन हो जाता है। ठीक है, इट इज सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। आप इमेजिन करो, मेरा इंजन है, इंजन ब्रेन का तो इंजन है ना बॉडी का, बहुत एनर्जी ले रहा है, खूब एनर्जी खर्च हो रही है। मतलब आप लगा लो कि जितनी मेरी ब्लड सप्लाई है बॉडी की, 25% तो ब्रेन ही उसका खा रहा है। ठीक है, अगर जो ब्लड प्रेशर कम हुआ, मेरे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिली, तो ब्रेन क्या करेगा, थोड़े टाइम के लिए फंक्शन अपना रोक के स्टॉप कर देगा। तो उसकी वजह से हमारे सारे सिम्टम्स, सिस्टम कम हो जाएंगे और हम बेहोशी हमको आ जाएगी। उस बेहोशी के दौरान
ब्लड प्रेशर हमारा दोबारा बिल्डअप होगा और ब्रेन में अच्छे से ब्लड दोबारा जाएगा। सिंकोप किस और किन चीजों से हो सकता है? तो हार्ट की वजह से भी सिंकोप होता है, ब्रेन की बीमारी की वजह से भी सिंकोप होता है, कभी कभी आपको कोई फीवर है या आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड हाई है उसकी वजह से सिंकोप होता है, आपका शुगर एकदम से कम हो गया है उसकी वजह से सिंकोप होता है। तो बहुत सारे कारण है। लोगों को एंजाइटी की वजह से सिंकोप होता है। आप सैंपल निकलवाने गए, अपना ब्लड देख के ब्लड देख के लोग घबरा जाते हैं और एकदम से ब्रेन उनका शट डाउन हो जाता है, उससे भी सिंकोप हो जाता है। चलते चलते भी सिंकोप होता है? चलते चलते यूजुअली अगर सिंकोप हो रहा है तो उसका मतलब कि कोई सेकेंडरी कारण है उसका, या तो हार्ट आपका गड़बड़ कर रहा है या यहाँ पे कोई क्रिटिकल जगह पे आपका कोई क्लॉट बैठा है जो एक से एक सेकंड के लिए टूट टूट के ऊपर जा रहा है। तो ये एक टर्म होती है TIA जिसको बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। तो ये एक स्ट्रोक का इंडिकेटर हो सकता है। तो चलते चलते अगर आपको बेहोशी आ रही है तो दिस हैज टू बी टेकन, ऑल टाइप ऑफ बेहोशी जो है वो आपको सीरियसली लेनी ही लेनी है। लेकिन अगर चलते चलते आ रहा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आप जरूर अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको इवेल्युएट करके उसका आंसर देंगे। एंटी डिप्रेसेंट से हो जाता है, लेकिन कभी कभी एंटी हाइपरटेंसिव जो होते हैं ना उनसे बहुत कॉमन होता है, या अगर आप सॉर्बिट्रेट मोनोट्रेट वगैरह जो लेते हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं उनसे बहुत कॉमन होता है। गर्मी में आप अचानक से सर्द गर्म किया, आप AC चला के सो रहे हैं और आप बाथरूम गए, बाथरूम में बहुत ज्यादा गर्मी है, तब सिंकोप हो जाता है। आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, एकदम पेट ज्यादा भर के खा लिया, फिर आप एकदम से खड़े हुए तो क्योंकि सारा ब्लड पेट को गया हुआ है, ब्रेन को गया नहीं, तो ब्रेन एकदम से शट डाउन हो जाएगा, है ना। आपने यूरिन रोका हुआ है, यूरिन रोकने बहुत देर तक आप यूरिन रोके नहीं बैठे हुए या एकदम से खड़े हुए, उसके बाद आपको सिंकोप हो सकता है। तो ये सारे सिंकोप को प्रोवोक कर सकते हैं ये सारे फैक्टर। तो हमेशा आप खाना टाइम पे खाइए, भूखे पेट ना रहिए, यूरिन को रोकिएगा मत, सर्द गर्म नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो अगर आपका ओल्ड एज भी है, आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट भी करता है, तो सिंकोप के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अपनी दवाइयाँ जरूर रिव्यू करा लीजिए। कभी कभी क्या होता है BP कम हो रहा होता है, हम BP की दवाई खाते जाते हैं, वो भी एक सिंकोप का कारण है। This happens once in a time or recurring problem? Recurring problem होती है सभी को। Yes, it is a very much debilitating problem and a recurring problem. Recurring problem we can go to hospital or doctor. Of course, आपको Once जाके in a while evaluate हो तो कराना ही है ये। Once in a while हो जाएगा। वंस इन अ वाइल भी हो रहा है तब भी आपको इवैल्यूएट कराना है। हो सकता है आपका ब्रेन, आपका हार्ट में एरिथमिया था, वो उसी वक्त रिदम उसकी गड़बड़ हुई, आपको हो गया, आपने इग्नोर कर दिया, 6 महीने कुछ नहीं हुआ, 7वें महीने फिर हुआ और वो स्ट्रोक हो गया, है ना। तो यू हैव टू टेक एवरी इंडिकेशन दैट योर बॉडी गिव्स वेरी सीरियस। अगर आप 7-8 साल की बीमारी है तो फिर बहुत कॉजेज है, उस बारे में बात करें तो वहाँ 4 घंटे खत्म हो जाएंगे, है ना। इफ इट इज सडनली देन इट हैज गॉट टू डू थिंग्स विद स्ट्रोक, बट अगर लंबी चल रही है देन देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स। मान लो आप प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है तो CT होती है, तो प्रेशर हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी आर्टरी बड़ी कच्ची हो जाती है। अब वो BP बढ़ा रहा तो एक दिन वो आर्टरी फट जाएगी तो पूरा ब्लड ब्रेन में हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कौन सी आर्टरी फट रही है। कभी कभी छोटी आर्टरी फट रही है तो आपको सिर्फ थोड़ा हेडेक होगा, तुतलापन आएगा, आप CT स्कैन कराएंगे, छोटा सा ब्लड मिलता है, आप BP कंट्रोल करते हो, अपने आप वो ब्लड सूख जाता है। सवाल तब आता है जब वो ब्लड बहुत ज्यादा हो जाए। जब अगर एक बार बहुत ज्यादा ब्लड हो गया तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उस प्रेशर को डिसिपेट करने के लिए यहाँ से नीचे उतरने लगता है। एक बार वो नीचे उतरा तो यहाँ हमारे ब्रीदिंग सेंटर्स होते हैं, हार्ट बीट के सेंटर्स होते हैं, वो उनको दबा देते हैं, उसको दबा देते हैं तो फिर सडन डेथ होती है। ऐसे में क्या करना होता है, हमें पेशेंट को इमरजेंसी में ऑपरेट करना होता है। हम ऑपरेट करके क्या करते हैं, हम ये वाली हड्डी निकाल देते हैं। जब ये हड्डी निकालते हैं तो ब्रेन को जगह मिल जाती है प्रेशर को डिसिपेट करने के लिए, तो वो जो ब्रेन शिफ्ट होकर नीचे उतर रहा होता है वो नीचे ना उतर के बाहर की तरफ निकलता है, तो उससे लाइफ सेव हो जाती है। बट हाँ, जो ब्लड से जो डैमेज हो गया ब्रेन में, जो पैरालिसिस हो गया, वो ठीक नहीं होता। तो इसलिए आप ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखें, rather than कि आप उस सिचुएशन में पहुंचे जहाँ इतनी ब्लीडिंग हो जाए कि ऑपरेट करना पड़े या फिर आप सारी जिंदगी पैरालिटिक होकर पड़े रहें। उससे बेटर ये है आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं, अपने ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो ये नौबत ही ना आए। Okay. Very informative and interesting talk. थैंक यू। We enjoyed that. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।